everyone, welcome to ProTalent and welcome to this 17th March headline of the day by ProTalent for your CLAT preparation. My dear students, one of the very important news which is coming up is called USA has airstriked on Yemen. What is Yemen and where USA is attacking on them and for what purpose? Let us understand that. Okay, so Yemen is this area. Okay, so if you look at the Yemen near this against the Gulf of Aden, and this is Red Sea. So if you look at this area, this is Red Sea. Okay, and here in this region, this is your Yemen. Yemen is connected to Oman. Oman के बिल्कुल बाजू में है Yemen. Yemen का capital है साना. Yemen का capital है साना. Now what happens in Yemen? Yemen के अंदर एक हुदी करके ग्रुप है. हुदी है ना, that is known as Ansar Allah, that's a partisan of God, which is ईरान ने मदद करी हुई शिया मुस्लिम मिलिट्री ग्रुप है. ओके, ये ध्यान रखना, इट इज अ शिया मिलिट्री ग्रुप. ईरान मदद करता है उसको, और येमेन के अंदर ये पूरा का पूरा हुदी ग्रुप है ना, काफी दूर दूर तक फैला हुआ है. सऊदी अरेबिया में फैला हुआ है, येमेन में फैला हुआ है. ठीक है, दिस माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज जायदी कम्युनिटी. ठीक है, जायदी है ये लोग, माइनॉरिटी जायदी सेक्ट है. ठीक है, और ये अपनी एक रीजनल ऑटोनॉमी चाहते हैं. ठीक है, सो दिस इज प्राइमरली सुन्नी ग्रुप ऑफ पीपल है. एंड ये जो गल्फ ऑफ आदेन और रेड सी के माध्यम से जो भी व्हीकल जाते हैं उनके ऊपर ये अटैक करते रहते हैं. ठीक है, सो दैट इज द प्रॉब्लम. ओके, अब इन्होंने क्या किया है ना, हुदी सेड दैट दिस अटैक बाय यूएसए इज एन एक्ट ऑफ एग्रेशन, और इसकी वजह से वी आर गोइंग टू पुट अटैक ऑन यूएसए. यूएसए का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस हैरी ट्रूमैन, उसके ऊपर ये लोग अटैक करेंगे, ऐसी बातें चल रही है. हाउएवर लेकिन से अमेरिका जो अटैक कर रहा है ना, जो ईरान को पसंद नहीं आया. ईरान ने बोला कि ये गलत है, आपको अटैक नहीं करना चाहिए. ठीक है, ओके, दिस इज हाउ दिस आइडिया इज. सो रेबल ग्रुप Houthi said that their armed forces will be launching US, मतलब attack on US aircraft carrier on the Red Sea. Okay, so they said कि भैया hell will rain down upon them, है ना, उनके ऊपर पूरी बर्बादी करेंगे हम. ठीक है, और प्रेसिडेंट ट्रम्प को उन्होंने वार्न कर दिया है. पेंटागन चीफ ने कहा भैया इट इज अनरिलेंटिंग कैंपेन, हम रुकने वाले नहीं है, हम यहूदी के ऊपर अटैक करते रहेंगे. ठीक है, और ईरान का जो कैपिटल है तेहरान, वहाँ जो गवर्नमेंट बैठी है, उन्होंने कहा कि वाशिंगटन इज डेफिनेटली डूइंग रॉन्ग, दे डोंट हैव ऑथोरिटी ऑन डिक्टेटिंग एनी काइंड ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ ईरान. इस तरीके से उन्होंने कहा है. ठीक है, another you can say news which is coming from Mr. Modi. Narendra Modi has given 3-hour long podcast, that's an interview given to one person जिनका नाम है, जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं. ठीक है, उनका नाम है लेक्स फ्रीडमैन. क्या नाम है उनका? लेक्स फ्रीडमैन. ठीक है, ये रशियन बॉर्न है. ओके, लेक्स फ्रीडमैन है, रशियन बॉर्न, बट नाउ इज एन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट. ठीक है, एन AI रिसर्चर्स MIT के साथ वो काम करते हैं, है ना, MIT और कैम्ब्रिज के साथ काम करते हैं. उनको मोदी साहब ने बड़ा सा यू से 3 घंटे का इंटरव्यू दिया, और मोदी साहब ने कोशिश करी कि अपने ऊपर जो भी गलत आरोप थे वो हटा दो, जो नैरेटिव उनके खिलाफ गलत चल रहे उनको हटा दो, और नए तरीके से चीज़ों को बताओ. तो ऑब्वियसली इसके अंदर सबसे पहला फोकस आता है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अगर इंडिया के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो, ठीक है, तो यू से एक तरीके से इंडिया का नाम खराब लगता है. However, पाकिस्तान का नाम देंगे तो ही तो इंडिया बड़ा दिखेगा. दिस इज हाउ दी ओल्ड टैक्टिक्स. सो यही टैक्टिक यहाँ यूज करी गई, और उन्होंने कहा दैट वी वांट टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद पाकिस्तान. पाकिस्तान ने हमेशा अच्छे रिलेशनशिप के ऊपर काम किया ही नहीं है. ठीक है, हम अच्छे रिलेशन लगाना चाहते हैं, चाइना के साथ हमारा अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं. सो दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स विच हैज बीन प्रोवाइडेड. तो अब अगले कुछ दिन अखबारों में रोज इसी के ऊपर से पॉलिटिकल बातें चलेगी. हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से मोदी साहब ने अपनी बातें रखी है, और किस तरीके से वो बातें, है ना, इंडिया के फेवर में है या इंडिया के अगेंस्ट में है, वो हम समय के मुताबिक देखेंगे. साथ में इंडिया में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण से कॉन्फ्रेंस चल रहा है विच इज कॉल्ड ग्लोबल चैलेंजेस एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग एक्ट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस चल रहा है. ठीक है ना, जहां पे वर्ल्ड के जो भी इंटेलिजेंस चीफ्स है वो सब इकट्ठा हुए हैं. इंडिया में कौन है?
इंटेलिजेंस चीफ कौन है? तो इंडिया में इंटेलिजेंस चीफ है, दैट्स नोन एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवल। ये चौथी कॉन्फ्रेंस है ऑफ ग्लोबल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ की जो इंडिया में हो रही है ना, टोटल चौथी है। इंडिया में ये हो रही है, इंडिया होस्ट कर रहा है, जिसमें यूएसए के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गाबार्ड, जो आपके सामने दिख रही है, इंडियन ओरिजिन है इनका, तुलसी गाबार्ड इज ऑल्सो यू कैन से पार्ट ऑफ इट। रिमेंबर, इसके अंदर इंडिया के साथ 5 आईज कंट्रीज भी इंक्लूडेड है। 5 आईज आपको पता होगा, 5 आईज ग्रुप ऑफ कंट्री, दैट इज यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, है ना, एंड पांचवी कौन सी कंट्री प्लीज मुझे बताइए। ये 5 आईज जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग की काम करते हैं, ये भी इंडिया में आए हैं। और यहाँ पे उन्होंने एक ऐसे राइजिना डायलॉग जो आज से चालू हो रहा है उसके पहले ये सब बातें उन्होंने करी। अगले सेशन में हम देखेंगे व्हाट इज राइजिना डायलॉग, डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने फेवर किया है भाई 2014 के एक जजमेंट के अंदर दैट वी मस्ट हैव अ लिंग्विस्टिक सेक्युलरिज्म। लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर देश को तोड़ना नहीं चाहिए। लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर पॉसिबली आप अलग अलग एरिया के अलग अलग लैंग्वेज हो सकती है, बट यू कैन नॉट डिवाइड द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और ये उन्होंने कहा था, ठीक है, 2014 में एक बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट आया था जिसका नाम था यूपी हिंदी साहित्य सम्मेलन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उसके अंदर उन्होंने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात रखी थी दैट लिंग्विस्टिक सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि गवर्नमेंट एक्टिविटी में धर्म का कोई रोल नहीं होना चाहिए। सिमिलरली गवर्नमेंट एक्टिविटी में लैंग्वेज का रोल नहीं होना चाहिए। हिंदी, क्योंकि ज्यादातर लोग भारत में बोलते हैं तो उसको आप ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर बोल सकते हो, बट यू कैन नॉट हैव अ नेशनल लैंग्वेज। बात चल रही है तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट अगेंस्ट इम्पोजिंग हिंदी थ्रू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन वेराइटीज ऑफ दी स्टेट्स। अलग अलग स्टेट्स पे के अंदर हिंदी फोर्स किया जा रहा है, तमिलनाडु का एजुकेशनल प्रोग्रेस रोक रहा है, ऐसा तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि अगर हिंदी आ गया तो ये अपने एक ऐसे प्रोग्रेस को रोकेगा। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है जो ये बोलते हैं दैट हिंदी हैज टू बी प्रमोटेड, which is under article number 351. It is the duty of the center to promote it. Okay, at the same time article number 29 provides freedom to the citizens to have their own, you can say, language. They are fundamental rights to conserve their distinct language and culture. ठीक है, तो एक तरफ सरकार का अपना ड्यूटी है, दूसरी तरफ लोगों का अपना अधिकार है। सुप्रीम क्या होगा? लोगों का अधिकार। ठीक है, तो ये लड़ाई चल रही है लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर। आपने देखा होगा तमिलनाडु का जब बजट आया तो उन्होंने जो रूपी का सिंबल था, है ना, विच इज बेसिकली देवनागरी लिपि में लिखा गया हिंदी लैंग्वेज का जो सिंबल है रूपी का, वो उन्होंने चेंज करके अपना तमिल सिंबल यूज करा था अपने बजट के अंदर, और काफी हल्ला हुआ, विच इज प्रीटी पॉसिबल लोकल लेवल पे ये सब बातें होना, विच इज रियली यू कैन से पॉसिबल। पर बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो लैंग्वेज है जो इवॉल्व होती है वो बहुत ऑर्गेनिक होती है, और इसकी वजह से लैंग्वेज के ऊपर डिवीजन तो होना नहीं चाहिए और लिंग्विस्टिक सेक्युलरिज्म होनी चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण बात है। आज हिंदू न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल आया था, उस एडिटोरियल के अंदर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो हमने लास्ट टाइम बात करी थी, फॉर्मर फिलीपींस प्रेसिडेंट रोड्रिगो दुतेर्ते को जो अरेस्ट करने का काम किया था, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आईसीसी का जो वारंट होता है, ठीक है, उसको बहुत कम सक्सेस मिलती है क्योंकि बहुत सारी जो गवर्नमेंट होती है उसमें कोऑपरेट नहीं करती है। ठीक है, पर यहाँ पे कोऑपरेशन किया गया। जो फिलीपींस के जो करंट प्रेसिडेंट है फर्डिनांड मार्कोस जूनियर, ठीक है, उन्होंने कोऑपरेट करके प्रेसिडेंट रोड्रिगो दुतेर्ते को अरेस्ट कर दिया। उनके ऊपर आरोप क्या है? इट इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ऑफ मर्डर। जब फिलीपींस लड़ाई लड़ रहा था विथ रिस्पेक्ट टू वॉर ऑन ड्रग्स की जब लड़ाई लड़ रहा था, तब उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार डाला। जब इतने सारे लोग मरे तो इनके ऊपर आईसीसी के मुताबिक ये आरोप लग गया। आईसीसी को बड़े बड़े चैलेंजेस मिलते हैं जब नेशनल गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं करती है, बायस हो जाती है। और आपको ये पता होगा कि जब ये आईसीसी ने वारंट निकाला तब
फिलीपींस आईसीसी का मेंबर नहीं था, पर जब ये क्राइम हुआ था तब फिलीपींस आईसीसी का मेंबर था। तो एक तरीके से देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनसे आईसीसी का रोल बनता है और अच्छी बात भी है, ऐसा होना चाहिए। यूएसए काफ़ी समय से, है ना, जो देश में क्रिमिनल लोग हैं या देश में जो इलीगल माइग्रेंट्स है उनको डिपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसके अंदर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज दिस। देखिए किस तरीके का फोटोग्राफ है, किस तरीके से लोगों को पकड़ा गया, किस तरीके से इनको डिपोर्ट किया जा रहा है। बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। आपने देखा होगा कि भारत के लोगों को भी जब डिपोर्ट किया गया था तो उनको चेन में बांध के रखा था। तो यूएसए हैज again से डिपोर्ट कर दिया अल सल्वाडोर, दैट इज वेनेजुएलन गैंग के लोगों को अल सल्वाडोर में भेज दिया। ठीक है ना, कहाँ पे भेजा उनको? अल सल्वाडोर की जेल्स में। कोर्ट ने ऑब्जेक्ट किया था, जो फेडरल कोर्ट थी उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था। ये 200 लोग थे, है ना, जो वेनेजुएलन गैंग के मेंबर थे, वो पकड़े गए थे और उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इट इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम, गलत लोग हैं, इनको निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। नेपाल से खबर आ रही है, नेपाल में डेमोक्रेसी के खिलाफ लड़ाई चल रही है। नेपाल के जो करंट प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली, ठीक है, उन्होंने कहा कि भैया जो डेमोक्रेसी है ना इज मतलब इट्स वन वे रूट, देयर इज नो रिवर्स गियर। दोस्तों आपको पता होगा कुछ साल पहले, है ना, कुछ साल पहले नेपाल में जो मोनार्की थी उसको हटाकर डेमोक्रेसी की मूवमेंट चली थी। दैट इज अ वंडरफुल मूवमेंट। ठीक है ना, दैट इज प्राइमरली पीपल वांटेड टू हैव से डेमोक्रेसी इन नेपाल। आपको कभी 10th स्टैंडर्ड में ये एनसीईआरटी में पढ़ाया गया होगा कि नेपाल की मूवमेंट और बोलिविया की मूवमेंट, ये दोनों को कंपेयर किया गया था आपके से सिविक्स के चैप्टर के अंदर। सो ये वहीं से मैं ये पॉइंट उठा के लाया हूं। ठीक है, द स्ट्रगल इन नेपाल वाज अबाउट फाउंडेशन ऑफ कंट्रीज पॉलिटिक्स, वाइल बोलिविया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो थी, पर ज्यादातर डिमांड था ऑन वन स्पेसिफिक इश्यू विच इज वाटर प्राइवेटाइजेशन के ऊपर उनका से डिमांड था। नेपाल ने डिमांड मांगी कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, इनको डेमोक्रेसी मिली और डेमोक्रेसी आज चल रही है। हाउएवर लोगों को लग रहा है कि डेमोक्रेसी हटानी चाहिए, क्योंकि लास्ट वीक hundreds of supporters of former King Gyanendra Shah organized a rally to welcome the king to the country. ठीक है, as soon as Gyanendra landed to Tribhuvan International Airport, है ना, large number of people gathered there and they said कि we want against a king back. ठीक है दोस्तों, नेपाल में डेमोक्रेसी का फाउंडेशन हुआ था। ठीक है, जो अच्छी बात है। अब ये रिवर्स गियर होगा कि नहीं होगा वो तो आगे कुछ दिनों में पता चलेगा। भारत में आपने आर्टिकल नंबर 17 के बारे में तो जरूर सुना होगा। आर्टिकल 17 इज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यह हमें लिखा गया था 1949 में, 1950 से अडॉप्ट किया गया था। स्टिल वी आर इन अ कंट्री वेयर इन अ वेस्ट बंगाल वन ऑफ द विलेज कॉल्ड गिदाग्राम, जिसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है कॉल्ड से डिस्ट्रिक्ट कॉल पूर्वा से बर्धमान, उसमें एक विलेज है कॉल गिदाग्राम। ठीक है, वहां पे बहुत सारे दलित्स आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू दिस टेंपल। समझिए, है ना, ये शिव भगवान का टेंपल है और करीबन मार्च 12 को अंडर द वॉचफुल आई ऑफ द पुलिस ये दलित लोगों को एंट्री मिली। ठीक है, अनटचेबिलिटी जो बैन करा गया है, ठीक है, फिर भी अनटचेबिलिटी चलती है ना। काफी सालों से वेट था भगवान को मिलने का, वो भगवान को मिले ये लोग, जो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये जो कास्ट सिस्टम है ना, वो भारत का एक सबसे बड़ा बुरा सिस्टम है, उसको हटा देना चाहिए। ठीक है, और उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये उसके बड़े महत्वपूर्ण एक ऐसे सिचुएशन है। लॉ के न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू आर्टिकल नंबर 17 आपको पता होना चाहिए, दैट इज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ऑफ ऑल काइंड्स। ठीक है, उसके बारे में ये बात है। ठीक है, चलिए बढ़िया। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स कमिंग फ्रॉम माय साइड। ठीक है, आई एम श्योर आपको मजा आ रहा होगा। आपको अगर कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू दैट। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।